अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीपीसी की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सेक्शन है 15 से 25 तक। बेसिकली जो चैप्टर है पूरा जिसको आज हम पढ़ेंगे, ये हमें बताता है कि किस दावे को, किस तरह के दावे को, किस चीज़ के दावे को आप कहाँ पर फाइल कर सकते हो। आया क्या आप किसी ऐसे दावे को वहाँ पर फाइल कर सकते हो जहाँ पर आप खुद से करना चाहते हो, या लॉ आपके ऊपर कोई लिमिटेशन लगाता है। प्लेस ऑफ सुइंग के नाम से ये चैप्टर सीपीसी के अंदर जाना जाता है। अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, किसी कंपनसेशन का, किसी रॉन्ग डूअर का, किसी और एग्रीमेंट टू सेल का कोई ऐसा दावा है, कोई ऐसा आपका ग्रीवियंस है जहाँ पर आपने रिलीफ ऑफ ऑब्टेन, जो आपने ऑब्टेन फॉर रिलीफ हासिल करना है, तो उसको क्या आप डिफेंडर जो आपका मुखालिफ है उसकी जो रेजिडेंस है वहाँ पर फाइल करोगे, उसके जहाँ पर वो बिज़नेस चला रहा है वहाँ पर फाइल करोगे, या आप किसी दावे को अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर भी फाइल कर सकते हो। जो यंग लॉयर्स हैं, नए फील्ड के अंदर आते हैं, या इसके अलावा जो भी शख्स अपने सिविल दावे को दाखिल करना चाहता है, मुश्तरी होशियारबाश की एक टर्म आपने अक्सर सुनी होगी कि आपने अपने केस के अंदर खुद से होशियार रहना है कि आपको कोई धोखा ना दे सके कि आपका दावा कहाँ पर फाइल होगा। उनके लिए चैप्टर खासी अहमियत का हामिल है। लेक्चर को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरी छोटी सी फीस है, इसको जरूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, दोनों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, प्लेस ऑफ सुइंग। दावा दायर करने की जगह, कौन सा दावा किस जगह पर दायर किया जाएगा। सबसे पहले सेक्शन 15 हमें बताता है कि कोई भी दावा जो है वो सबसे पहले तो सबसे लोएस्ट ग्रेड की जो कोर्ट है वहाँ पर फाइल होगा। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी कोर्ट पाकिस्तान की या किसी भी स्टेट, इंडिया की या किसी भी स्टेट की, वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मातहत जो है वो हमारी सिविल कोर्ट्स आती हैं। तो सबसे पहले दावा जो है वो सिविल कोर्ट की जो एक्यूरेट जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर फाइल होगा। आया वो सिविल जज दर्जा अव्वल के पास, दोम के पास या सोम के पास, उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से भी फाइल हो सकता है और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से भी सबसे पहला दावा सिविल कोर्ट के अंदर फाइल किया जाएगा। अगला सेक्शन 16 हमें बताता है सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। कोई भी सूट वहाँ पर फाइल किया जाएगा जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है। ये तो इसकी हेडिंग है कि नीचे कुछ दावा जात की इकसाम बताई की है कि इन दावों को आप वहीं पर फाइल करोगे जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है। अदर देन कुछ प्रोवाइडर डेट भी है। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर स्टूडेंट्स या वकला भी पूछते हैं कि प्रोवाइडर डेट की बेसिक मायने क्या है। प्रोवाइडर डेट एक शर्त के तौर पर पिछले हिस्से की मुखालफत पर या उसके ना करने की वजूहात बयान करता है आगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको ये गाड़ी दे सकता हूं बशर्ते कि आप इस गाड़ी की हिफाजत करें। अब हिफाजत एक अलग पोर्शन है, गाड़ी देना एक अलग पोर्शन है। जो गाड़ी दी जा रही है वो इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसकी हिफाजत की जाएगी। तो जहां पर किसी शर्त को इंक्लूड कर दिया जाता है, किसी पिछले हिस्से को रिवर्ट करके उसकी नई इकसाम दी जाती है, वहां पर प्रोवाइडर डेट की ऑप्शन आती है। जो पिछले पोर्शन को इनकार कर रहा है किसी और शर्त पर, या पिछले पोर्शन के लिए मजीद शराइत को बढ़ा रहा है कि ये सब कुछ कर सकते हो बशर्ते के इन वजूहात पर, अगर आप इस चीज़ के अहल होगे। तो जहाँ पर भी प्रोवाइडर डेट आता है, ये पुरानी या पिछली जो लास्ट सेंटेंस कहा गया है उसकी आगे से किसी शर्त को इंक्लूड कर रहा है कि ये सब कुछ हो सकता है, बट इसके अलावा भी ये हो सकता है, बशर्ते कि भी ये हो सकता है। जो पिछली चीज़ें हैं इनके अलावा अगर ये चीज़ या ये एक्ट या ये फैक्ट मौजूद नहीं तो आप ये काम भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमें एडिशनल इख्तियारात भी देता है, या किसी चीज़ के बारे में कुछ शर्त भी रखता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा किया जाएगा। तो इस तरह से प्रोवाइडर डेट एक शर्त के तौर के ऊपर बशर्ते के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, कुछ दावा जात है, कुछ फैक्ट हैं जिन पर जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वहीं पर दावा किया जाएगा। फॉर द रिकवरी ऑफ इमोल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट एंड प्रॉफिट। इमोल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, आया वहाँ से आपने रेंट लेना है, प्रॉफिट लेना है या नहीं लेना। जहाँ पर भी इमोल प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? ज़मीन, प्लॉट, घर, हर वो चीज़ जो ज़मीन के साथ अटैच है, उसकी रिकवरी के लिए, उसको हासिल करने के लिए ये दावा आप वहाँ पर फाइल करोगे जहाँ पर वो इमोल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल, आप लाहौर के हो लेकिन जो प्रॉपर्टी के मुतालिक डिस्प्यूट है वो कसूर की या ओकाड़ा की है, तो आपको ओकाड़ा की कोर्ट के अंदर ही केस फाइल करना होगा। फॉर द
फॉर द नेक्स्ट दूसरी किस्म फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपने तकसीम करवानी है, पार्टीशन करवानी है, तब भी जहाँ पर ज़मीन है वहीं पर उसी लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट की हदूद के अंदर, दायरा कार के अंदर जहाँ पर उसकी हद बंदी है, वहीं पर आपको ये दावा फाइल करना होगा। फॉर फोरक्लोजर गिरवी चीज़ है, जब्त की, सेल और रिडम्पशन, किसी चीज़ का कुफारा या सेल करना, इन द केस ऑफ मॉर्गेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से चार्ज लेना है या कोई मॉर्गेज की प्रॉपर्टी है फोरक्लोजर के लिए, तो ये भी आप वहीं पर फाइल करोगे जहाँ पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। लेकिन इस दावे को आप चेंज कर सकते हो, उसके बारे में हमें आगे लॉ बताता है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी राइट को, इंटरेस्ट को डिटरमाइन करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट या इंटरेस्ट में, वहाँ पर भी आप जहाँ पर प्रॉपर्टी है वहीं पर दावा फाइल करोगे। फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेन और अटैचमेंट, किसी प्रॉपर्टी को मूवेबल को अटैच करवाना है या जब्त करवाना है, तो उसके लिए भी जहाँ पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, मूवेबल, बाइक, गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जो हरकत कर सकती है, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी है वहीं पर दावा फाइल करना पड़ेगा। शेल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन प्रॉपर्टी सिचुएटेड, ये तमाम दावेजात वहीं पर इंस्टीट्यूट होंगे, आगाज़ इनका किया जाएगा, शुरुआत होगी जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और इन द केस ऑफ सूट रेफर टू द क्लॉज सी एट द प्लेस वेयर द काज ऑफ एक्शन आर होली एंड पार्शली अराइज, जो क्लॉज सी है मॉर्गेज वाला जो हमने पढ़ा, फोरक्लोजर वाला, उसमें जहां पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, बनाए दावा करने की वजह जहां पर आई है, चाहे वो होली है कंप्लीटली या पार्शली कुछ पार्ट है उसका, तो वहां पर भी आप उस जगह पर दावा फाइल कर सकते हो जहां पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है कसूर की, खरीदने और बेचने वाले हैं लाहौर के, यहाँ पर इनके अंदर काज ऑफ एक्शन आ जाता है, प्रॉपर्टी वापस मांग रहा है वो दे नहीं रहा, वो पैसे वापस मांग रहा है वो दे नहीं रहा, तो जो काज ऑफ एक्शन है वो लाहौर में अराइज हुआ है, तो लाहौर में भी इस प्रॉपर्टी के बारे में दावा फाइल किया जा सकता है। आगे है प्रोवाइडर डेट बशर्ते के इन अ सूट ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्ट और कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट में, अगर आपने कोई रिलीफ हासिल करना है कंपनसेशन का या किसी रॉन्ग का, और ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको डिफेंडेंट की बिहाफ पर होल्ड किया जा रहा है, हेल्ड किया जा रहा है, रखा हुआ है, यानी कि डिफेंडेंट ने आगे किसी को वो प्रॉपर्टी जो है वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के जरिए या जनरल पावर ऑफ अटर्नी के जरिए किसी और को होल्ड करवाई हुई है, वेयर द रिलीफ sought can be entirely obtained through his personal obedience be institute either in the court, तो ऐसा दावा जहां पर डिफेंडेंट की बिहाफ पर कोई प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, होल्ड कर रहा है, और उससे आपने किसी चीज़ की कंपनसेशन लेनी है, किसी रॉन्ग डूअर का किसी रॉन्ग डूअर का ऑब्टेन ऑफ रिलीफ, कोई रिलीफ हासिल करना है, तो वहां पर आप वहां पर भी फाइल कर सकते हो जहां पर जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स जुरिसडिक्शन के अंदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और इन केस सूट रेफर टू द क्लॉज सी, और अगर क्लॉज सी के जरिए सूट को रेफर किया जा रहा है तो वहां पर भी आप इसको फाइल कर सकते हो। हु जुरिसडिक्शन ऑफ और विद इन द कोर्ट लोकल लिमिट्स जुरिसडिक्शन वे आर डिफेंडेड वॉलंटरली या टेम्पोरेरी या परमानेंटली रिजाइड, जहां पर जो डिफेंडेड है वो आर्जी तौर पर परमानेंटली रह रहा है या जहां पर वो बिजनेस कर रहा है, जहां से कुछ वो फायदा हासिल कर रहा है, तो इन तमाम जगहों के ऊपर जो इस तरह के दावा जात हैं वो आप कर सकते हो जो कंपनसेशन से रिलेट कर रहे हैं या किसी रॉन्ग डूअर से डील करते हो। अगला सेक्शन 17 सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, अगर एक से जायद डिफरेंट कोर्ट की जुरिसडिक्शन में एक दावा आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक दावा है वो कसूर की, फॉर एग्जांपल एक दावा है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है 20 कनाल की, वो 20 कनाल के अंदर 6 कनाल कसूर की हदूद में आ रहे हैं, 6 कनाल लाहौर की हदूद में आ रहे हैं, उसके 12 कनाल और 8 कनाल उसके, मान लेते हैं एक नया शहर है, मान लेते हैं एक नया शहर है उकाड़ा, उसकी हदूद में आ रहे हैं, तो अब क्या करें, तीनों कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन बन रही है, तो ऐसी सूरत में ये ज़रूरी नहीं कि किसकी हदूद में ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर फाइल करेंगे या अब इसको कोर्ट सेटल करे, तो डिफरेंट कोर्ट की जुरिसडिक्शन में अगर कोई प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर आ रहा है तो वहाँ पर आप किसी भी कोर्ट के अंदर उस दावे को फाइल कर सकते हो। सब्जेक्ट मैटर कहते हैं मौजू को, मुतल्लिक, जिसके मुतल्लिक दावा करना है, प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, हर वो चीज़ जिसके मुतल्लिक डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, डेट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर। मौजू क्या है, मतलब डिस्प्यूट जो आपके अंदर आया है, जो काज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ है, उसका मौजू क्या है, वो किसके मुतल्लिक है, तो जिसके मुतल्लिक होगा या वो काज ऑफ एक्शन के या जो काज ऑफ एक्शन का जो मौजू होगा, डेट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो अपने आप के अंदर एक हैसियत रखता हो जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो गया हो। तो ऐसी सूरत में किसी भी कोर्ट के अंदर जहां पर उसका कोई एक पोर्शन भी सिचुएटेड है, आ रहा है, वहां पर आप दावे को फाइल कर सकते हो। अगला सेक्शन 18 प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन,
अनसर्टेन, गैर यकीनी, गैर वाज़ेह। एक प्रॉपर्टी है, अब वो समझ नहीं आ रही कि ये कसूर की हदूद में है या लाहौर की हदूद में है, गैर यकीनी है, गैर वाज़ेह है, यानी कि उसका कोई मोहल्ला वकू या किसी नक्शे के अंदर उसको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन प्रॉपर्टी डेफिनेटली पाकिस्तान की है, पंजाब सूबे में है। लाहौर की कोर्ट भी कंफ्यूज है और कसूर की कोर्ट भी कंफ्यूज है कि इस प्रॉपर्टी को कहाँ पर दावा किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पर अनसर्टेनिटी हो, वहाँ पर आप लाहौर या कसूर दोनों में से किसी भी कोर्ट में अगर दावा फाइल करोगे तो वो कोर्ट ऑब्जेक्शन लिखने के बाद कि ये ऑब्जेक्शन है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, वाजे नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इस केस को सुन रहे हैं, बशर्ते कि वो कोर्ट कंपिटेंट हो। कंपिटेंट कौन सी हो सकती है? अगर दावा फॉर एग्जांपल 10 लाख का है तो उसको अगर मान सपोज कर लेते हैं कि 5 लाख की लिमिटेशन है कि जी 5 लाख तक के दावे को दर्जा सोम का जो सिविल जज है वो सुन सकता है। दावा आ गया 10 लाख का, दर्जा सोम ने सुन लिया, तो वो कोर्ट तो बेसिकली इलीगल होगी ना, अनलॉफुली होगी। लेकिन जो कोर्ट है वो भी कंपिटेंट हो, यानी कि उस दावे की मालियत को या उस दावे की जो सब्जेक्ट मैटर है उसको सुनने की अहलियत और इस्तेदाद पेक्यूनरी या टेरिटोरियल वो रखती हो। इस सूरत में अनसर्टेनिटी अगर आ जाए तो दोनों कोर्ट में से कोई भी कोर्ट उसको सुनकर ऑब्जेक्शन को अराइज करके, रेज करके, लिख कर वहां पर कि ये ऑब्जेक्शन है, लेकिन हम इस दावे को सुन रहे हैं चूंकि कोर्ट कंपिटेंट है, टेरिटोरियल इसकी जो अनसर्टेनिटी है, इलाके जो इसकी हदूद है वो वाजे नहीं है, तो वो कोर्ट इस केस को, तो जो भी कोर्ट है चाहे वो कसूर की है या लाहौर की, वो इस दावे को आगे फर्दर प्रोसीड करवा देगी ऑब्जेक्शन को लिखने के बाद। और अगर ये वाजे हो कि नहीं ये अनसर्टेनिटी सिर्फ फील हो रही है, बेसिकली जगह ये वाक़या या ये जो मोहल्ले वकू है ये कसूर की हदूद में आता है, तो लाहौर की कोर्ट कसूर की कोर्ट के अंदर उस केस को रेफर करने के लिए कहेगी। लेकिन अगर कोर्ट को भी अनसर्टेनिटी है कि ये किस हदूद में आ रहा है, किसका मोहल्ला वकू बन रहा है, किसके अंदर किसकी इलाकाई हदूद बन रही है, मेरी या कसूर की, तो वहाँ पर अगर कोर्ट पे कंफ्यूज है तो इस कन्फ्यूजन को राइट डाउन करेगी, लिखेगी और लिखने के बाद उस केस को आगे फर्दर प्रोसीड कर देगी। प्रोवाइडेड दैट वही बात कि जो कोर्ट है उसका कंपिटेंट होना उस सूट को एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी है। अगर कंपिटेंट नहीं है तो केस ही अनलॉफुली हो जाएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 19, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल। वेयर अ सूट फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग डन टू द पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर कोई सूट आप फाइल कर रहे हो कंपनसेशन का या रॉन्ग डन का, किसी शख्स के खिलाफ या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ, इफ द रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड द डिफेंडेड रिजाइड, जो डिफेंडेड है वो रह रहा हो वहां पर और कैरीज ऑन बिजनेस चला रहा हो अपना, और पर्सनली वर्क फॉर गेन, और ऐसा कोई काम करो जिससे उसको कुछ फायदा हासिल हो रहा है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, जो दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आता है, द सूट में इंस्टीट्यूट एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ एदर ऑन द सेट ऑफ कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेड है वो लाहौर में रहता है, बिजनेस वो कसूर में कर रहा है, अब उस शख्स के खिलाफ एक शख्स ने कंपनसेशन का या रॉन्ग डूअर का या रॉन्ग डन का केस करना है, तो जिस शख्स ने केस करना है वो डिफेंडेड जो लाहौर में रह रहा है यहाँ पर भी केस कर सकता है, और अगर उसका बिजनेस कसूर में चल रहा है तो वहाँ पर भी केस कर सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर प्लेंटिफ केस करने वाले की मर्जी है, वो चाहे तो लाहौर में फाइल करे, चाहे तो कसूर में जहाँ पर डिफेंडेड का बिजनेस है या जहाँ पर वो कोई बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है कि कुछ भी इस तरह का प्रॉफिट वाला काम कर रहा है, वहाँ पर भी फाइल कर सकता है। अगला सेक्शन 20, अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर डिफेंडेड रिजाइड और काज ऑफ एक्शन अराइज। कुछ ऐसे सूट्स हैं जो वहां पर किए जा सकते हैं जहां पर डिफेंडेड रहता है या जहां पर बिजनेस कर रहा है। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफोरसेड, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन। हर सूट वहीं पर फाइल किया जाएगा जो लोकल कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन आती है, ये एक जनरल रूल है, लेकिन आगे कुछ इसकी एक्सेप्शन है। द डिफेंडेड और ईच ऑफ द डिफेंडेड, एक डिफेंडेड या एक से ज्यादा डिफेंडेड, वेयर देयर आर मोर देन वन at the time of commencement of the suit actually and voluntarily reside or carries on business or personally work for gain etc. आगे भी इसकी यही किस्म है, personally work for gain, provided that in such case either the leave of the court is given, ऐसे केसेस में अगर कोर्ट इजाज़त दे, परमिशन दे उनको, on the defendant who do not reside or carry on business or personally work for gain as aforesaid acquires in such institution। दो इसके अंदर चीज़ें आ गई, एक ये कि जहाँ पर एक से ज़्यादा डिफेंडेड रह रहे हैं और वो एक से ज़्यादा जगहों के ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर भी इस केस को फाइल किया जा सकता है। अगर किसी शख्स ने कंपनसेशन के बारे में या रॉन्ग डन के बारे में केस करना है किसी दूसरे शख्स के खिलाफ, तो जहाँ पर वो रह रहा है, जहाँ पर वो बिजनेस चला रहा है, या एक से अगर ज़ायद डिफेंडेड है तो एक से ज़ायद डिफेंडेड जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी प्लेंटिफ जो है केस करने वाला दावा फाइल कर सकता है। प्लेंटिफ जो है दावा फाइल कर सकता है जहाँ पर वो तमाम लोग अपने बिजनेस को या प्रॉफिट को रन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कहीं किसी नौकरी पर लगे, तो वहाँ पर भी प्लेंटिफ दावे को फाइल कर सकता है। सेक्शन 20 बेसिकली हमें बताता है कि अगर किसी ने किसी शख्स के खिलाफ कंपनसेशन का
या रॉन्ग डन का दावा फाइल करना है तो जहाँ पर डिफेंडेड रह रहा है, उसकी रहायश है, वहाँ पर भी फाइल किया जा सकता है। जहाँ पर वो बिज़नेस चला रहा है या जहाँ पर वो प्रॉफिट गेन कर रहा है या कोई वर्क गेन कर रहा है, वो काम कर रहा है, वहाँ पर आया वो प्रॉफिट नहीं भी कर रहा लेकिन काम कर रहा है, उसका कोई ऐसा ऑफिस है वहाँ पर, उसका ऐसा अदारा है, तो वहाँ पर भी फाइल किया जा सकता है। अब ये कॉरपोरेशन के अगेंस्ट भी आप इसको एप्लीकेबल करवा सकते हो। जैसे कि मेरा एक दावा था, एक निजी पाकिस्तान की कंपनी है जो कि दूध का काम करती है, उन्होंने एक्सपायर दूध मार्केट से नहीं उठाया जो कि उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब उस कंपनी का जो हेड ऑफिस है, मुमकिन है वो लाहौर में ना हो, लेकिन मैंने वो दावा लाहौर में फाइल किया कंपनसेशन का उनके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो बिजनेस रन कर रही है, यहाँ से वो प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर आपने किसी कॉर्पोरेशन के खिलाफ करना है तो अब कॉर्पोरेशन का तो आपको नहीं पता कि मालिक कौन है, कहाँ पर रहता है। तो जहाँ पर वो कॉर्पोरेशन बिजनेस कर रही है, जहाँ पर वो कॉर्पोरेशन कुछ दे रही है, वो उसका कोई ऑफिस है, चाहे वहाँ से वो प्रॉफिट नहीं भी ले रही या किसी के साथ उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप चल रही है, तो वहाँ पर भी उन तमाम शहरों में, उन तमाम जगहों में आप उस कंपनसेशन के दावे को फाइल कर सकते हो। अगला सेक्शन 21, ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन। ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन बहुत ही क्लियर कट है। अगर टेरिटोरियल ऑब्जेक्शन है, ऐसी ऑब्जेक्शन है जो अनसर्टेनिटी की बिहाफ पर है। पिक्यूनरी अगर ऑब्जेक्शन है और आप पिक्यूनरी ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते तो वो तो कानून ही उसको इलीगल डिक्लेयर कर देता है कि जी एक जज है जिसकी कंपिटेंसी ही नहीं है कि वो 5 लाख से ऊपर के केसेस को सुन सके, तो वो कैसे सुन लेगा। सपोज कर लेते एक जज है, वो सिविल मैटर को सुनता है, तो वो कैसे फौजदारी या क्रिमिनल मैटर्स को सुन लेगा। तो वो तो लीगली, वो तो कानूनी तौर के ऊपर ही गैर कानूनी है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पर अनसर्टेनिटी हो और वहां पर अगर आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते, फॉर एग्जांपल जुरिस्डिक्शन का इशू था, अनसर्टेनिटी थी, आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, ऐसी कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती वो केस को सुन लेती है लेकिन कंपिटेंट है, केस को सुनने के लिए कंपिटेंट है, जुरिस्डिक्शन उसकी नहीं बनती। तो अगर आपने इनिशियल स्टेज पर ऑब्जेक्शन एज सुन एज रेज नहीं किया तो फिर उस ऑब्जेक्शन को आप अपीलेंट या रिविजनल कोर्ट में भी अराइज या रेज या वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। तो लिहाजा अगर आपने ऑब्जेक्शन लेना है तो आपको इनिशियल स्टेज पर ही ऑब्जेक्शन क्रिएट और रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। अगला सेक्शन 22 है, पावर टू ट्रांसफर सूट विच मे बी इंस्टीट्यूट इन मोर देन वन कोर्ट्स। ऐसे इंस्टीट्यूट जो एक कोर्ट से ज़्यादा जगहों पर हो, फॉर एग्जाम्पल एक केस में डिफेंडेड 5 है, मान लेते हैं एक जो प्लेंटिफ है वो एक डिफेंडेंट के खिलाफ लाहौर में करता है, कसूर में, शेखुपुरा, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावलपुर। अब डिफेंडेंट ज़्यादा है तो वो कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि जनाब इन तमाम केसेस को किसी एक जगह पर ही इकट्ठा कर दिया जाए, या फिर एक शख्स है उसके अदारे एक से ज़ायद हैं और प्लेंटिफ ने उसके 5, 4 या 3 अदारों के खिलाफ केस करने, 3 कंपनियों के खिलाफ केस करने हैं, तो वो कोर्ट से इस्तदा करवा के तमाम केसेस को किसी एक कोर्ट के पास भी ट्रांसफ़र करवा सकता है कि यहीं इसी कोर्ट के अंदर तमाम केसेस चलते रहे। तो ये भी लॉ आपको प्लेंटिफ को भी और डिफेंडेड को भी अपॉर्चुनिटी देता है। सेक्शन 23, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। अच्छा जी, किस कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी जाएगी? अगर तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत तमाम कोर्ट्स हैं, जिन जिन कोर्ट्स के अंदर केस चल रहे हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, अगर एक डिस्ट्रिक्ट से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट में केस चल रहे हैं लेकिन वो तमाम जो कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट, एक ही हाई कोर्ट के मातहत आती है, एक ही हाई कोर्ट के मातहत आती है, तो उस हाई कोर्ट को जिसके मातहत वो आती हैं तो उस हाई कोर्ट के अंदर आप ट्रांसफ़र की टीए की एप्लीकेशन दे सकते हो। और अगर 2 अलग सूबों में हैं, वो जो लोअर कोर्ट्स हैं, 2 अलग हाई कोर्ट्स की मातहत आती हैं वो, तो फिर उस हाई कोर्ट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसके मातहत कोर्ट में उस केस को लाना है। अगला सेक्शन 24, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉ। अगर कोई शख्स ट्रांसफर की या विड्रॉ की एप्लीकेशन देता है तो उसका पर्सनली कोर्ट में आना, उस सूट के मुतालिक पेश होना ज़रूरी है। तो कोर्ट इसके अंदर एक डेट डालेगी, उस डेट में उस शख्स को बुलवाएगी और वो शख्स कोर्ट में आकर अपनी कंसेंट या अपनी रजामंदी बयान करेगा।